स्वागत है आपका द प्रिंट में। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पोक्स पर्सन शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, आपसे चूँकि महाराष्ट्र इस समय न्यूज़ में है और महाराष्ट्र में ढेर सारे इशू हैं, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो आप लोगों ने जो डिमांड रखी है कि ये पोल जो है वो बैलेट से होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम के बहुत सारे इस तरह के केसेस आए हैं जो आप लोग का आर्गूमेंट है। लेकिन जो रूलिंग पार्टी है उसका आर्गूमेंट है कि भाई जब जीत जाती है अपोजिशन तो ईवीएम का इशू नहीं उठाती है, और जब हार जाती है तो ईवीएम का इशू उठाती है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ आर्गूमेंट है? चाहे वो जीते या हारें, क्वेश्चन हर वोटर के आज माइंड में ईवीएम को लेकर ही है। और मैं सिर्फ ईवीएम की प्रक्रिया को नहीं बोलूँगी, एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है। मैं आपको 5 कारण बताती हूँ, 5 चीज़ें उदाहरण देती हूँ। पहले तो जो वोटर रजिस्ट्रेशन होता है, वोटर डिलीशन होता है, बड़ा टारगेटेड वोटर डिलीशन हो रहा है। ये इट्स गोइंग अंडर द कवर बट हो रहा है, टारगेटेड वोटर डिलीशन हो रहा है, जिसके बारे में आई थिंक दिल्ली में भी अभी चर्चा हुई थी। कल ये दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने बताया था उस बारे में। एक्टिवली डिलीशन होता है वोटिंग प्रोसेस अनाउंस होने से पहले। फिर दूसरा हम देखते हैं किस तरीके से ईवीएम मशीन, आप मुझे बताइए, अगर कोई मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करता है, चलिए मोबाइल फ़ोन एनीथिंग विच इज़ बैटरी ऑपरेटेड और चाबी ऑपरेटेड भी होता है ना, तो वो चाबी भी ख़त्म होती है। अगर पूरा दिन वोटिंग के लिए इस्तेमाल किया है, कैसे आप बता सकते हैं कि बैटरी 99% रहेगी? आई मीन इट्स अ वेरी लॉजिकल कंक्लूजन। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैनिपुलेशन है। इलेक्शन कमिश्नर कैन कम एंड एक्सप्लेन दिस टू अस। थर्ड इज़ दैट जो हम फॉर्म 17C पार्ट 1 देखते हैं, जहाँ पे वोटिंग नंबर्स दिए जाते हैं कि कितने वोट्स पोल हुए हैं, वीज़ावी कितने वोट्स काउंट हुए हैं। देयर आर 95 असेंबली सीट्स महाराष्ट्र में, जहाँ पर दोनों में अलग अलग वो आए हैं, आउटकम आए हैं, फिगर्स हैं। 76 ऐसी असेंबली सीट्स हैं जहाँ पे वोट पोल ज़्यादा दिखा रहा है, वोट काउंटिंग के समय कम है। और 19 ऐसी सीट हैं जहाँ पे वोटिंग जो दिखा रहा है उससे ज़्यादा काउंटिंग हो गई है। तो ये डिस्क्रिपेंसी भी इलेक्शन कमिश्नर हमें समझा दें कैसी होती है। ये भी समझा दें कि वोटर टर्नआउट 7.8% बढ़ जाता है 20 तारीख से लेकर 20 की शाम की जो उन्होंने बोला है, और 21 की सवेरे तक करीब 8% का डिफरेंस आ जाता है। 8% कैन बी वोटर्स एट स्विंग, और अगर आप लीड भी देखेंगे उनकी तो 8% का लीड लिया है। तो इट्स अ वेरी क्लियर कोरिलेशन। तो ये समझना ज़रूरी है कि क्यों इस तरीके, और जहाँ भी क्लोज मार्जिन कॉल्स हैं, क्लोज मार्जिन कॉल्स उसी को जाते हैं जो सत्ता में है उस समय पर। सो अगर इलेक्शन कमिश्नर हमसे बात करेंगे रादर देन डिसमिस करें, ये हर जनता के मन में ये कंसर्न है। और मैं आपको बता सकती हूँ, मेरी भी करीब 20 से 30 जनसभाएं हुई थी। सब वो लोग हमसे आकर यही कहते थे, आप बस ईवीएम पर ध्यान दीजिएगा। आज भी एक शौक का माहौल है महाराष्ट्र में, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस क्योंकि हम शौक में हैं, ऐसे सेंटिमेंट हो क्योंकि हम हारे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। हार जीत तो लगी रहती है चुनावों में, पर ये कहीं भी अक्रॉस द स्टेट कहीं भी ये सेंटिमेंट नहीं था कि इतनी भारी बहुमत से कोई विजय पाएगा। तो इसलिए जब हमसे अपेक्षा करती है जनता कि आप ये सवाल पूछें, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि इलेक्शन कमिश्नर जवाब दें। अब मैं आपको बताऊं, आपके बैलेंस शीट में अगर टैली नहीं होता है तो क्या इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं आ जाएगा आपके खटखटाने? तो अगर आज फॉर्म ये जो वोट्स पोल्ड और काउंटिंग में अंतर आ गया है कि इलेक्शन कमिश्नर को जवाबदेही नहीं होती है। खुद फॉर्मर सीईसी ने बोला है, डॉक्टर एस वाई कुरैशी ने, कि इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। उनके समय पे ऐसा नहीं होता था। तो अगर इतने लोग सवाल उठा रहे हैं और कंसर्न जता रहे हैं, तो क्वेश्चन इज कि इज दिस रियली अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और इज इट एन एडवांटेज, और इज इट अ लेवल प्लेइंग फील्ड? चलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन छोड़िए, इज इट अ लेवल प्लेइंग फील्ड? बस अगर इसको डेविल्स एडवोकेट की तरह बात करें तो ये कैसे होता है? क्या वो अगर रूलिंग पार्टी ये जान लेती है कि भाई किसी बड़े स्टेट का इलेक्शन है तो उसको जीत जाओ, फिर तो ये आर्गूमेंट लोकसभा में भी होता है, या झारखंड में क्यों नहीं हुआ, या कर्नाटक जैसे बड़े स्टेट में उन्होंने जहाँ पे लूज किया, तो मतलब कैसे वो प्लान करते हैं अगर इस आर्गूमेंट को? आई एम वेरी सर्टेन कि जैसे कर्नाटका में रहा होगा, वहाँ पे सतर्कता बढ़ती होगी कि कैसे ये वोटर डिलीशन ना हो। सबसे पहला स्टेप तो वहीं से शुरू होता है कि उस पर अलर्ट रहे कि वोटर डिलीशन ना हो। वोट काउंटिंग में जो हम देख रहे हैं इतना डिफरेंस, अगर आप कर्नाटका में, झारखंड में ही आप देख लीजिए, वोटर टर्नआउट चेंज इतना परसेंटेज नहीं हुआ है जितना महाराष्ट्र में हुआ है। ऐसे कैसे हो जाता है? तो मैं ये नहीं कह रही हूँ चलिए आपको ये लगे कि वी आर गिविंग अ लूजर्स आर्ग्यूमेंट। आई डोंट थिंक इट्स अ लूजर्स आर्ग्यूमेंट एनीमोर।
अभी किसी ने ट्वीट किया था हाल ही में, आई थिंक रोहित पवार जी ने ट्वीट किया है कि अगर आप 2014, 19 और 24 का ट्रेंड देखें तो 14 और 19 में जितने पोस्टल बैलेट्स गिरे हैं उसी के लगभग फाइनल आउटकम वो पॉलिटिकल पार्टीज जीती हैं हारी हैं। तो लेट्स से बीजेपी इज लीडिंग 10 सीट्स ऑन पोस्टल बैलेट, तो या तो 12 जीत रही हैं या 10 ही जीत रही हैं, यानी 2-3 का अप एंड डाउन होता है। पर ईवीएम में हमने देखा कि जो 2019 में भी सेम ट्रेंड था, 2024 में जो 33 वो जीत रहे हैं सडनली लेड टू ईवीएम मशीन में ऐसा बड़ा जंप, और हम 31 में लीड कर रहे हैं पोस्टल बैलेट्स में। इट लेड टू सच अ फॉलिंग नंबर्स। तो ये सवाल है कि कर्नाटका में क्यों हुआ, इधर इसलिए आपको चुप रहना चाहिए, झारखंड में नहीं हुआ इसलिए आपको चुप रहना चाहिए, अगर महाराष्ट्र में डिफरेंट आउटकम होता तो चुप रहना चाहिए। मैं नहीं मानती हूँ इसमें चुप और हमारी बात यह है कि जनता के मन में ये विश्वास रहना चाहिए कि उनका हर एक वोट बर्बाद नहीं हुआ है या उसका गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो इस फाइट को आप किस लेवल पे ले जाना चाहती हैं? आप सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं, क्या आप जो इंडिया अलायंस है ये कर रहा है, स्ट्रैटेजी बना रहा है कि भाई वो इलेक्शन का ही बाइकआउट करें? किस लेवल नहीं, अभी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी से पहले हमने ये निर्णय, पहले तो हम सारा जो डेटा होता है फॉर्म 17C हुआ, सारे कैंडिडेट से बोला है कि अपना अपना कैंडिडेट्स हमें दें, पोलिंग और उसमें क्या क्या अंतर है और काउंटिंग में क्या क्या अंतर है। काफ़ी अखबारों ने इसको उठाया है कि इतना अंतर कहाँ से आया है। जाने माने विशेषज्ञों ने बताया है कि ये बहुत ज़्यादा डिफरिंग मार्जिन हैं, इतना 8% जंप इन वोटर टर्नआउट आफ्टर द लास्ट व्हाटएवर। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने वो नंबर्स दिए या हमारे नंबर्स हैं, इलेक्शन कमीशन नंबर एक देता है और 8% 21 तारीख की सवेरे 8% जंप हो जाता है। देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। आप हमें प्रोसेस ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। तो अभी हमें क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा? आई वुड होप दैट इलेक्शन कमिश्नर इज लाइक द सीजर्स वाइफ हु शुड बी अबव सस्पेशन, कि मन में एक वोटर के ये ना हो जाए कि अब चलो ये हारना ही है, इन पार्टियों को जीतना इसी को है, कहीं भी वोट डाला जाए। तो ये एक सेंस ऑफ डाउनग्रेडिंग ऑफ डेमोक्रेसी है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। तो उनके मन पे ये विश्वास बनाने रहने के लिए तो इलेक्शन कमीशन को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम जो भी मन में शंकाएं हैं उसको दूर करेंगे। 5 मैंने आपको उदाहरण दिया है, और अगर इलेक्शन कमीशन का आर्ग्यूमेंट कन्विंसिंग नहीं है या वो डिसमिसिव है, जैसे वो डिसमिस कर देते हैं हर चीज़ को, एक शायरी बना करके, मैंने रात को शायरी बनाई और शायरी सुनाकर वो डिसमिस कर देते हैं कंसर्न्स को, विच इज़ अनफेयर। तो हम वी विल सी व्हाट आर द अदर अवेलेबल ऑप्शंस टू अस। इफ इट इज गोइंग टू द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वी विल डू इट। ठीक है, अब मैंडेट पे आ जाते हैं कि जो इस इलेक्शन का मैंडेट है उसमें जो शिवसेना जिस एक तरह से ये फाइट थी कि बाला साहब ठाकरे की जो लेगेसी है वो किसके पास रहेगी, तो ये तो शिंदे साहब ने प्रूव कर दिया कि भाई लेगेसी के ऊपर उनका कॉपीराइट हो गया। देखिए ऐसा है, उनसे फिर कहिए कि बाला साहेब जी के फोटो के ऊपर आधार पे चुनाव लड़ना बंद कर दें। अगर इतने सक्सेस स्टोरी हैं अपने आधार पे अब लड़ें। और बात रही लेगेसी की, बाला साहेब ठाकरे जी, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी जब थे, उन्हीं के नेतृत्व में उद्धव ठाकरे जी ने कमान संभाली थी, उन्हीं के कहने से संभाली थी। बहुत सारे वीडियोस हैं। फिर जो भी पार्टी का प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसेस होता है, वो पालन किया था। अब हार जीत लगी रहती है। अगर आपने लोकसभा चुनाव देखा होता तो हम कह रहे थे चलिए ये सेटल हो चुका आर्ग्यूमेंट। विधानसभा में अलग नतीजा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम फिर से जीत जाएंगे, फिर कहेंगे ये वो लेगेसी का मैटर। लेगेसी वो है जिनको बाला साहेब ठाकरे जी जिनके पास छोड़ कर गए। आप चोरी चकारी से अपने पास रख लें और किसी कारणवश ये मैंडेट जो मिला है, अगर मैं कहूँ ये मैंडेट में कोई भी धांधली नहीं है, तो ये मैंडेट बीजेपी को मिला है और बीजेपी के साथ जो खड़े हैं शायद उनको मिला है। बट दिस मैंडेट इज नॉट द डिसीजन कि यही हमारी लेगेसी किसको गई। आपने चोर ने चोरी की और चोर को कह दिया ये समाना बाप का, चोर पकड़े तो गए। शिंदे को क्यों आप डिस्काउंट कर रही हैं, उनको लेगेसी या उनको मैंडेट नहीं मिला है? मैं डिस्काउंट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे जनता के बीच में आक्रोश कहीं भी गए थे, आक्रोश ये था कि ये उत्तराधिकारी नहीं है। अब आप लाड़की बहन का इफेक्ट देख लीजिए, आप बाकी सारी स्कीम्स का इफेक्ट देख लीजिए, या बाकी रीजंस की वजह से जो वोट पड़े हैं वो देख लीजिए। बट अगर लेगेसी की बात हो तो अगर आज भी आप किसी भी रास्ते में जनता से किसी से भी पूछ लेंगे, वो कहेंगे जो शिवसेना, असली शिवसेना है वो उद्धव साहब ठाकरे जी के साथ है। एक सवाल कि आपको लगता है कि कांग्रेस ने इस चुनाव में एक बड़ी गलती की कि उद्धव ठाकरे को
एज ए सीएम प्रोजेक्ट करना चाहिए था कि जो सिंपैथी उद्धव ठाकरे को मिल सकती थी वो कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने लूज कर दिया? नहीं, मैं अभी इस पे ज़्यादा मैं प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि हमने अब सबने मिलकर आंकलन अभी जो हो रहे हैं, पहले तो हम ये सेट करेंगे कैंडिडेट्स का क्या फीडबैक है, हमारे सबके कैंडिडेट्स का क्या फीडबैक है, फिर फॉर्म 17C को लेकर है, पोलिंग के नंबर्स को लेकर है, वोटर परसेंटेज ऐसा शूट अप कर जाना है उसको लेकर है, साथ ही साथ क्या होना चाहिए था, कैसे स्ट्रैटेजी बननी चाहिए थी, वो तो साहब ने पहले ही कहा था। जैसे ही षणमुखानंद हॉल में पहली मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा ये आप अगर कोई फेस दें कैंपेन को, वेदर वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट, उन्होंने सीएम के चेहरे पे लड़ाई लड़ ली, जीत कर आए हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहे हैं, दैट्स अ फैक्ट। यहाँ पर इफ देयर वाज अ फेस, तब तक देयर वाज अ कंसर्न वोटर के माइंड में कि कौन बनेगा, अगर हमें यही क्लैरिटी नहीं है, अगर ये क्लैरिटी नहीं है लीडर कौन लीड कर रहा है, तो ये भी क्लैरिटी नहीं है स्कीम इंप्लीमेंट होंगी नहीं होंगी। क्योंकि उद्धव साहब की जो भी वर्ड्स थे, दे वर गारंटीज, दे वर नॉट सम जुमलेबाजी। तो ये सब हो सकता है, कारण हो सकते हैं, उन्होंने पहली मीटिंग में कहा था, पर दूसरे दोनों पक्षों को लगा कि नहीं, ये दिस मे नॉट बी द राइट स्ट्रेटजी। जबकि शरद पवार भी एक तरह से ऑन बोर्ड थे कि हाँ, बट इन द स्पिरिट ऑफ के अलायंस को अगर ये लग रहा है, अलायंस धर्म जो होता है सबको साथ लेकर चलने का होता है, हमारा लार्जेस्ट स्पिरिट ये था कि नहीं, इस समय पर उनको हराना ज़रूरी है, कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार, लूट, ये सब मचा हुआ था, अपना एजेंडा लेकर जाना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हम चूके हैं, एज एन अलायंस चूके हैं, एज पॉलिटिकल इंडिविजुअल्स एंड पार्टीज, एज कैंडिडेट सिलेक्शन, ये सब आंकलन तो होगा। देयर विल बी अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वेंट रॉन्ग। एक जो सवाल उठ रहे हैं, कल भी शिवसेना की मीटिंग में कई सारे लोगों ने सवाल उठाए और अलग अलग कॉर्नर से सवाल उठ रही है, अपने कैडर से उठ रही है कि भाई अब जो इलेक्शन है, बीएमसी का इलेक्शन है, वो शिवसेना को अकेले लड़ना चाहिए, क्योंकि जो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है आप इंडिया अलायंस के साथ रहने में। आपको लगता है कि ये शिवसेना का वक्त आ गया है कि अकेले चुनाव लड़े वो? देखिए, मेरी ओपिनियन में जो है, मैं पार्टी लीडरशिप को दूंगी ही, पर यहाँ पर जो अभी मीटिंग्स का दौर चल रहा है, साहब सबकी सुन रहे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, रीजन्स हैं, जो कैंडिडेट हारे हैं, जो कैंडिडेट सेकंड आए हैं, जो कैंडिडेट थर्ड आए हैं, जो कैंडिडेट जीते हैं, उन सबसे राय मशवरा, और जो हमारे एमएलएज अभी, जो हमारे एमएलसीज हैं, राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, उन सबसे बातचीत चल रही, कार्यकर्ताओं से चल रही है, सारे हमारे पूरा हमारा पार्टी काडर है, उनसे बात चल रही है, ऑफिस बेयरर्स हैं। तो उसके बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, वो हम महाराष्ट्र का हित आगे रखते हुए, मुंबई का हित आगे रखते हुए हम काम करेंगे। पर अभी हमारा इंडिया अलायंस, हम लोग साथ में जो मीटिंग्स होती हैं, पार्लियामेंट में मीटिंग्स होती हैं, हम लोग साथ में ही हैं। हम लोग वहाँ विकास अघाड़ी के भी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ये सब हैं, वी आर प्लानिंग इट टुगेदर। तो देखते हैं, अगर एक सेंटिमेंट जो भी होगा, पार्टी लीडरशिप काफ़ी सक्षम है कि इस पर निर्णय लें, और जो भी उनसे निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा और हम सब उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आपकी लिहाज से बिगर चैलेंज क्या है? बीजेपी को हराना, जो बीजेपी का अलायंस है, या फिर शिंदे सेना को हराना, अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट रखना? देखिए, अब ये बिगर नैरेटिव ये है कि अगर शिंदे, जैसे उन्होंने पार्टी हमारी तोड़ी, पार्टी तोड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार जो डिसीजन लिया गया स्पीकर के हाथ से, वो बहुत ही गलत था। तो दो लड़ाई हैं यहाँ पर। एक लड़ाई हमारी आइडेंटिटी की है, वो आइडेंटिटी हम लोग रेसरेक्ट कर सकते हैं, न्यू सिंबल के साथ हमने पूरी ताकत से काम किया है। दूसरा है फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आज अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को आकर तोड़ दे, और कोई भी, आज भारतीय जनता पार्टी मजबूती में है, भले कोalition में है, मजबूती में है, कल कांग्रेस हो सकती है, कांग्रेस लेड अलायंस हो सकती है, और वही अगर हम रिपीट करेंगे इनके साथ, हमने ऐसे पावर लीवर्स दे दिए, टूल्स दे दिए, तो वो इलेक्शन का फिर महत्व ही क्या रह गया? या फिर पॉलिटिकल पार्टीज का महत्व क्या रह गया कि इफ दे कैन बी ब्रोकन एट द विम्स एंड फैंसीज of a central party which wants power at any cost. तो power has to come with responsibility, जिम्मेदारी से। तो हमारी लड़ाई बहुत बड़ी इसलिए हो जाती है, और इसलिए हमारी लड़ाई शिंदे फैक्शन के साथ होती है कि आप हमारे AB फॉर्म पे, उद्धव जी के AB फॉर्म पे आपने लड़े, आप 2 साल वहाँ पे मंत्री रहे, फिर आपकी कोई अंतरात्मा जागती है और आप सीधा सूरत भागते हैं, फिर गुवाहाटी भागते हैं, फिर टेबलों पे नाचते हैं, और फिर कहते हैं हम 50 सीट्स लाए, जितने भी सीट्स लाए, हम पार्टी के वारिसदार। ये लड़ाई, दैट वुड बी एन अनफेयर वे ऑफ डिसाइडिंग लेगेसी एंड डिसाइडिंग पार्टी किसके हाथ में है।
अब जो शिंदे साहब के साथ हो रहा है, जो बीजेपी कर रही है, आपको लगता है कि 2019 रिपीट हो रहा है कि जब उद्धव साहब ने कहा था कि भाई मुख्यमंत्री का रोटेशन कब होना चाहिए, पोस्ट बीजेपी तैयार नहीं हुई, उसी तरह से बीजेपी ने अब शिंदे साहब को यूज़ कर लिया। आप कह रहे हैं कि हमारा सीएम होगा, भाई आप देख लो क्या करना है। नहीं, यूज एंड थ्रो पॉलिसी तो है। अब आप देखिए चिराग पासवान जी की पार्टी को कैसे तोड़ा, उनको अलग करने की कोशिश की, अकेला करने की कोशिश की। हाँ, उन्होंने उस समय बिहार का, याद होगा बिहार का जब चुनाव लड़े थे, उन्होंने खामियाजा भुगता, बट ही रीग्रुप्ड, ही रीगैदर्ड एंड देन ही गॉट 5 MPs इन द पार्लियामेंट। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी देन स्टार्टेड टू टर्न अराउंड। सिमिलरली ये यहाँ पे उल्टा हुआ है, जहाँ पे असेंबली में हमारे साथ गलत हुआ है, पर इनको 2.5 साल मिला, नहीं मिला, ये क्या करें। यूज एंड थ्रो तो इनकी फितरत है ही कि कैसे भी पावर एट एनी कॉस्ट है। आपने 2019 में हमारे पीठ में खंजर नहीं घोपा होता तो शायद आज हम लोग साथ में अलायंस में बैठे होते। जो अलायंस 25 साल चला, कुछ कारण ही रहे होंगे जिससे टूटा। और 2019 से पहले मैं आपको बताऊं, जब एकनाथ शिंदे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन में, उनकी बाकायदा एक रैली में मांग थी और पार्टी मीटिंग्स में मांग थी कि हमें ये गठबंधन तोड़ना पड़ेगा बीजेपी के साथ, क्योंकि बीजेपी हमारे साथ गद्दारी कर रही है। देवेंद्र फडणवीस इनको काम नहीं करने देते हैं, तो वो देवेंद्र फडणवीस का मुंह नहीं देखना चाहते हैं 2019 चुनाव से पहले। फिर भी हम लोग अलायंस में हमने लड़ाई लड़ी, और फिर 2 साल ये डेप्यूटी ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है। फिर 2 साल बाद उन्होंने अपना पल्ला चेंज किया। अब आकर कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो थैंकफुल हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया 2.5 साल में, किसी को भी ये लोग बना दें। पर अपनी पूरी पार्टी से ये चलवाया कि मुख्यमंत्री वही बनने चाहिए। तो अब ये क्या कल करते हैं, आज उन्होंने कुछ कहा है, कल कुछ और करते हैं। मैंने आपको बता दिया है कैसे उनके टर्न अराउंड हुए हैं। तो फिर टर्न अराउंड करके कहते हैं कि नहीं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, तो वो it is quite likely कि बीजेपी will look for the other allies. So ये है, I mean, उनको बुरा लगे, too bad. You've chosen that life and you've chosen that, you've made those choices. और जो महाराष्ट्र में इस समय चल रहा है कि देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री बनते हैं या कोई और बनता है, उस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को आप कैसे देखती हैं? नहीं, आई थिंक जो भी मुख्यमंत्री बने, एज लॉन्ग एज जो आपने कमिटमेंट किया है अभी महाराष्ट्र की जनता को, चाहे वो लाड़की बहना को 1500 से 2100 करना हो, लाड़की बहना को कंटिन्यूड रखना हो, जो भी किसानों को वादा किया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, उसका वादा हो, युवाओं का बात हो, इंडस्ट्रीज जो महाराष्ट्र से जा रही है उसकी बात हो। कल ही एक रिफाइनरी का है फ्रंट पेज पे कि वो रिफाइनरी महाराष्ट्र से हटकर जो आने वाली थी वो महाराष्ट्र से हटकर गुजरात जा रही है। तो लगातार इंडस्ट्रीज है एग्जिटिंग महाराष्ट्र। आप लोग खींचतान में लगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री, 1 हफ्ता हो गया है। तो जो भी अब मुख्यमंत्री बने, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो या सडनली वो जैसे बीजेपी की आदत है आउट ऑफ द ब्लू किसी को नॉमिनेट कर देते हैं, जो भी बने महाराष्ट्र के हित के लिए बने, महाराष्ट्र के विकास के लिए बने। आपको लगता है कि जो शिवसेना जिस पोजीशन में इस समय है पॉलिटिक्स में, कल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन कभी उद्धव साहब के मन में ये आया कि रिलाइनमेंट हो जाए बीजेपी के साथ में, तो वो ज़्यादा बेहतर स्थिति है? नहीं, आई डोंट थिंक। जब आप लड़ाई लड़ते हो ना, तो लड़ाई आप बहुत कन्विक्शन से लड़ते हो, और वो लड़ाई यही है कि ये उन्होंने क्लियरली कहा था, ये आर पार की लड़ाई है कि जिनके साथ हम 25 साल बगल में बैठे, हमने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को बढ़ाया। जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार नहीं बना पाती थी, हम फिर भी, जब उनके अलायंस पार्टनर्स उनको छोड़ कर जा रहे थे, 2 पार्टी स्टेडली उनके साथ थी, श्रोमणी अकाली दल और हम, दोनों के साथ उन्होंने धोखा दिया। ये कोई भूल नहीं सकता है। तो वो लड़ाई वॉज मोर टू डू विद कि यू कैन नॉट बी अपॉर्चुनिस्टिक, कि जिन्होंने आपके साथ दिया आप उन्हीं के साथ सबसे पहले आप यू डम्प देम। तो वो लड़ाई बहुत क्लियर थी। तो ऐसा कोई रीअलाइनमेंट उन्होंने सोचा नहीं है। और बार बार हम पे ये आरोप लगाया जाता है कि नहीं, देखिए अगर ऐसे नंबर्स आते हैं तो इधर हो जाएंगे उधर हो जाएंगे। तो वो इस तरीके की सोच विचारधारा वाले नहीं है। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी पूरे कन्विक्शन से लड़ी। जिन तरीके से उन पर हमला हुआ कि उनसे को नकली संतान तक कहा गया, आदित्य जी के ऊपर अनर्गल आरोपबाजी की, परिवार का भी चीरहरण करने की कोशिश की, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। उनके खिलाफ ऐसे लोगों को खड़ा किया जो उनके परिवार के सदस्य रहे हैं, तो ये सही नहीं है तरीका। और ये तो आई डोंट नो रीअलाइनमेंट होता है नहीं होता है, इट्स अ सेकेंडरी। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज हम क्या डेमोक्रेसी अपने बच्चों के लिए छोड़ कर जा रहे हैं, और क्या पॉलिटिकल नैरेटिव आगे की जनरेशन्स के लिए छोड़ कर जा रहे हैं। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि कोई प्रिंसिपल्स रहेंगे या नहीं रहेंगे। एक अंतिम सवाल कि जो संभल में हुआ और
जो आज खबर आई कि अजमेर में जो उस पर भी क्लेम किया जा रहा है कि वहाँ पे भी कोई पुराना मंदिर था, तो इसको आप कैसे देखती हैं? कि आप जब मोहन भागवत ने एक बात कही थी कि हम हर मस्जिद को जाके वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे मंदिर है कि नहीं है, ये परंपरा बंद होनी चाहिए, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बक शुड स्टॉप की हो गया? बहुत क्लियर जजमेंट था राम मंदिर के बाद कि अब इसके बाद कोई भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। आरएसएस ने भी कहा है, फिर भी ये चल रहा है, तो हम दोष किसको दें? आज अगर जनता आपकी तरफ, सरकार आपकी, प्रशासन आपका, शासन आपका, तो ऐसा कैसे है कि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट निर्णय ले लेती है कि हाँ इस पर सर्वे होना चाहिए, और आप ऐसा माहौल ऑलवेज कीपिंग अ स्टेट ऑन बॉयल, स्पेशली उत्तर प्रदेश को विकास करना चाहिए कि इस तरीके से विनाशकारी आदतें करनी चाहिए कि हम सारे मस्जिदों की अब सर्वे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट वाज वेरी क्लियर। अगर आप आरएसएस में जो भारतीय जनता पार्टी वाले जो इस पे खुशियां मना रहे हैं, वो आरएसएस की नहीं सुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रहे हैं, तो क्या मर्यादा रह गई? जब सत्ता में आते हैं, सत्ता की मर्यादा ज़्यादा रखनी चाहिए। पर अगर आप हर मस्जिद के नीचे जाकर और खुद मोदी जी उस जो अजमेर की दरगाह है उसके लिए चादर भेजते हैं, वहाँ पे भी अगर आप ऐसा माहौल, और वो सूफीज़ हैं, सूफी से कहते हैं कि हमारे करीब हैं, आज यहाँ के कह रहे हैं, अजमेर की कह रहे हैं, कल हाजी अली करेंगे, फिर कुछ दिन बाद आकर निज़ामुद्दीन करेंगे, फिर अब कहाँ ये रोकेगा ना? कब तक ये नफरत की हम राजनीति से अस वर्सेस देम कर करके हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे? क्या अब हमारी और मैं बार बार यही लोगों को समझाती हूँ, अगर हम 80% हैं इस देश के हिंदू, एक है सेफ है, आप जो भी आप नारे लगाएं, अगर आज बेरोजगारी है तो वहाँ 8 हिंदू घर ही तो होंगे जिनमें बेरोजगारी है। अगर घर में खाना नहीं है तो 8 घरों में नहीं है जो होंगे हिंदू घर ही होंगे। कुछ कभी कोई ये सोचता है कि 10 के घर थालियों में खाना परोसा जाए और 10 के घरों में बच्चों की रोजगार हो? वो ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ज़रूरी है कि पहले हम इस तरीके का नैरेटिव बनाएं? तो ये जो पर्सनली मेरा जो फीलिंग है, ये सेंटिमेंट है कि हम उस इतिहास से बहुत एक हमारा इतिहास रहा है जहाँ हमने गुलामी देखी है, चाहे मुग़ल हों चाहे ब्रिटिशर्स हों, हम उससे उभर कर आए हैं। ये हमारी विक्ट्री है, ये हमारे साहस की, हमारे मैं कहती हूँ हमारी सहनशीलता की, हमारी बिलीफ इन पीस की, और हमारी बिलीफ इन पेशेंस कि न्याय होगा। हम उसका सबका चीरहरण कर रहे हैं क्योंकि वो हमें राजनीतिक तरीके से हमें सुहारा है। ये पर मेरे देश के लिए ये हानिकारक है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमसे बात करने के लिए। मैं थोड़ी फिलोसफिकल होने लगी हूं, बहुत अच्छा था। I think it's important for the nation. Exactly. ढेर सारे उन्होंने सवाल उठाए हैं, ईवीएम से लेकर किस तरह की जो देश की पॉलिटिक्स चल रही है, इन सब सारी बातों पे बहुत बहुत धन्यवाद।